Hello students, welcome you all in online classes of Vishap Academy. Students, in the continuation of our previous lecture, now we are going to discuss about case 3 when the velocity of charged particle makes an arbitrary angle with magnetic fields. हमने दो केसेस पढ़े थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। अब हम देखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे, किसी भी एंगल पे यानी तिरछा एंटर करता है तो क्या होता है उसका पाथ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सपोज दैट कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y एंड z, कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये ओरिजिन है वो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सपोज दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी x एक्सिस, x एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट कर रहा है और कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस q, कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस q किसी वेलोसिटी v से ओरिजिन पे एंटर कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है ये चार्ज पार्टिकल प्लस q वो थीटा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अगर इसके पाथ के बारे में पढ़ना है तो प्रीवियस दो केसेस हमें साइमल्टेनियस स्टडी करना पड़ेगा। और जब भी हमें पता है कि अगर हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और इसके पैरेलल कंपोनेंट में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो आप देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे v पैरेलल से और ये होगा आपका v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसका वो होगा v परपेंडिकुलर। और v परपेंडिकुलर को हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में ही रहने दीजिए, हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन रिजॉल्विंग द वेलोसिटी we can write the parallel component से क्या आप समझ रहे हैं, जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और वो होगा v पैरेलल, जिसे आप लिखेंगे v cos थीटा, और जो v परपेंडिकुलर होगा उसे आप लिखेंगे v sin थीटा। इसे आप लिखते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे v cos थीटा, v पैरेलल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन, ठीक है। v इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में अगर v पैरेलल की केवल बात करते हैं तो यह इस चार्ज पार्टिकल को लीनियरली मूव कराना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराना चाहेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये इसको लीनियर मूव कराना चाहेगा, यानी जब भी चार्ज जाएगा तो वो इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे v sin थीटा, यहाँ पे v sin थीटा यानी v परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद p, और जब भी कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो वो उसे सर्किल में मूव कराना चाहेगा, सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पे आप केस नंबर 2 जो आपने पढ़ा है
तो यहाँ आप लिखेंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन दी सर्किल और इन दी सर्किल में मूव करेगा, यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अगर हम दोनों इफेक्ट कंबाइंड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये हेलिकल पाथ हो जाएगा। एक जो है इसको आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरा उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहेगा। तो फाइनली एक सर्किल में मूव कराएगा, दूसरा आगे बढ़ाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ से हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। यहाँ इस प्रकार से होगा। सपोज दैट हम इसके पाथ को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ये YZ प्लेन में एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, YZ प्लेन में, यानी इसका मोशन इस प्रकार से होगा। सर्किल में भी मूव करेगा और फाइनली द पाथ विल बी हेलिकल। आगे भी बढ़ेगा, सर्किल में भी मूव करेगा। यहाँ पे अब भी पैरेलल है। देखिए ये आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर रहा है, यानी द पाथ नाउ विल बी हेलिकल पाथ होगा इसका, हेलिक्स में मूव करेगा, हेलिकल पाथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द फाइनल पाथ of charged particle will be हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। जब भी ये किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे एंटर करेगा तो ये हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। अब यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड की बात करते हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज द रेडियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, आर, आपको पता है आर का जो एक्सप्रेशन आया था वो होता है mv/qb। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे इसको कौन मूव कराना चाहता है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराना चाहता है, तो वो v परपेंडिकुलर है, इसलिए आप इसको लिखेंगे v परपेंडिकुलर। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इसको सर्किल में मूव कराना चाहेगा उसके कारण ही ये सर्किल में मूव करेगा और तभी आप रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, और mv परपेंडिकुलर है क्या, v साइन थीटा, तो आप लिखेंगे mv साइन थीटा अपॉन qb, mv साइन थीटा अपॉन qb। ठीक है, नाउ टाइम पीरियड, अगर आपको निकालना है इसमें 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड, तो यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन कौन करा रहा है, v परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर।
T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर, आर की वैल्यू रखेंगे, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे, तो आप देखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होल डिवाइडेड बाई v sin theta, value of v perpendicular is v sin theta. Now v sin theta and v sin theta will cancel out and you will get your final expression for time period of revolution, and that will be come out 2 pi m upon qb. T is equal to 2 pi m upon qb. यहाँ भी आप देख पा रहे हैं जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल केस 3, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं कि जब भी किसी एंगल पे मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, ठीक है, जो भी पाथ होगा उसका हेलिकल होगा। इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स इसे नोट आउट कर लेंगे आप। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम पढ़ते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहा जाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम विच इज वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी बीम से कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज का एक बीम है उसमें से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना ही कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या, क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, ऐसा रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस पर कैसे फोर्स लगता है और किस प्रकार से वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट कि दो स्लिट हैं, ये S1 है और यहाँ पे एक स्लिट और है, S2, ये दो स्लिट हैं, ठीक है। और इसके बीच में क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखिए दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इनको कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा एक को पॉजिटिव को और एक को निगेटिव पोटेंशियल दिया गया है, जिसके कारण इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका डायरेक्शन आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर होगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो डॉटेड से भी बना दें, ज़्यादा बेटर होगा। यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सपोज दैट इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्रॉस
द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के इनसाइड डायरेक्ट है, प्लेन के इनसाइड डायरेक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यानी ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंगल बनेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन की एक बीम यहाँ पे आती है, ये इलेक्ट्रॉन की एक बीम है जो इस स्लिट S1 पे पड़ता है। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या इफेक्ट आता है इस पे ध्यान देना आपको। देखिए, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा आप लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू E इंटू ई होगा, F इज इक्वल टू E इंटू ई। देखिए, अब इसका जो डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को किधर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इसकी वेलोसिटी में हम किसको इंडिकेट करते, थंब को। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम टिप्स ऑफ द फिंगर को इंडिकेट करेंगे, तो पाम का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स होगा। तो हम पॉजिटिव चार्ज जूम करके इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा निगेटिव चार्ज के लिए उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, या आप कैसे भी कर सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम कोई इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है तो इनसाइड द प्लेन हम इंडिकेट करेंगे टिप्स ऑफ द फिंगर को। तो आप देख पा रहे हैं फोर्स जो है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो इस प्रकार से होगा, ये प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। ये आप लिखेंगे डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चार इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराना चाहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मूव कराना चाहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू EV B साइन 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा तो F इज इक्वल टू होगा EVB। ठीक है, F इज इक्वल टू EVB। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर आप बात करते हैं कि कौन सा वो इलेक्ट्रॉन होगा जो इस S2 स्लिट से विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर जाएगा, यही होता है वेलोसिटी सेलेक्टर। हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और बिल्कुल अपने पाथ को फॉलो करते हुए स्लिट S2 से बाहर चला जा रहा है, तो इसे कहते हैं अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन और यही वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। ये कब होगा कि जब वो स्लिट S2 से नहीं पास हो जाए विदाउट डिफ्लेक्शन, व्हेन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। When both the forces are equal and opposite, then we can write when Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स कर देंगे, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स,
ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स and direction is opposite, then what happen here? E into E is equal to EVB. E and E will cancel out और यहाँ से आप देखेंगे V इज इक्वल टू मिलेगा आपको E अपॉन B. V इज इक्वल टू E अपॉन B. तो यही वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, यानी किसी भी बीम से हम उस वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट, किसी बीम से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को हमें फिल्टर आउट करना होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। और वही इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, जिसके लिए ई और बी का जो रेशियो है वो वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इसलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। इसका यूज चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है, तो इसको आप प्रॉपरली नोट्स बना लेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। दिस लेक्चर इज ओवर नाउ, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।